हेलो एवरीवन, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं या न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी जो न्यूज़ क्लिप होती हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्चुअल डाटा है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा डे है? तो आज है 9th ऑफ द मे। और आपको पता है कि हम जिस दिन जो डे होता है उसको सेलिब्रेट या उसको पढ़ते हुए चलते हैं। तो आज का जो डे है वो हमारी हिस्ट्री में या हमारे इंडिया की हिस्ट्री के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना आज के दिन किसका जन्मदिन मनाया जाता है, कौन सी जयंती है? तो महाराणा प्रताप जयंती। कौन सी है? महाराणा प्रताप जयंती। और जो महाराणा प्रताप जयंती है तो सीधी सी बात है महाराणा प्रताप के ऊपर मनाई जाती होगी। और महाराणा प्रताप कौन थे? जिन्होंने अकबर के साथ लड़ाई लड़ी थी। आपको एक फेमस बैटल याद होगी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी की बैटल कब हुई थी? तो 1576, जिसमें एक तरफ कौन होता है? अकबर। अकबर के लिए कौन लड़ रहा होता है? तो आपका मानसिंह। ठीक है, अकबर का जो सेनापति होता है वो कौन होता है? मानसिंह। और दूसरी तरफ से कौन होता है? महाराणा प्रताप। और आपने सुना होगा महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? चेतक, है ना। इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जाम में। महाराणा प्रताप का जो हाथी था उस हाथी का नाम क्या था? तो याद रखना राम प्रसाद। और जब महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है तो राम प्रसाद ने खाना पीना छोड़ दिया था। अकबर ने उसको ले लिया और अकबर ने उसका नाम चेंज करके रख दिया था पीर प्रसाद। तो जो राम प्रसाद था उसका नाम क्या रख दिया गया था? पीर प्रसाद। और बाद में क्या होता है? वो पीर प्रसाद और राम प्रसाद महाराणा प्रताप के अलग होने से, उनकी डेथ होने के कारण बाद में क्या करता है? वो भी अपने उसकी भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, वो भी छोड़ जाता है इस दुनिया को। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, 1576 महाराणा प्रताप। और दूसरी तरफ कौन होते हैं? अकबर। और अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा होता है? तो मानसिंह लड़ रहा होता है। ठीक है, और बाकी आप ये सब जानते हो। अगर मैं करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आपको क्लासरूम में पढ़ाई हुई चीजें हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने महाराणा प्रताप लोक बनाने की बात कही है। क्या बनाने की बात कही है? महाराणा प्रताप लोक, जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित सारी जानकारियां उसमें लिखी होंगी, उसमें लगी होंगी, उनकी फिगर लगी होगी, पिक्चर में होंगे। ठीक है, कुछ दीवारों पर पेंटिंग बना दी जाएंगी। तो ये जो महाराणा प्रताप लोक है ये किस स्टेट ने बनाने की बात कही थी लास्ट ईयर? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। या जो नेक्स्ट हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है कौन सी है? फर्स्ट देखो, आपने इमेज देखी होगी, डेब्ट ओव्ड बाय द साउथ एशियन नेशंस टू चाइना। देखो जो चाइना है ना, चाइना उस बनिए की तरह है, चाइना उस व्यापारी की तरह है, उस बिजनेसमैन की तरह है जो आपको ट्रैप में फंसा लेता है। जैसे कि मान लो चाइना जो है उसने एशिया के, साउथ एशिया की बहुत सारी कंट्रीज को फंसा रखा है। जैसे भूटान पे कर्जा है, इंडिया पे, ठीक है, नाइजीरिया, इक्वाडोर, लाओस, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, मंगोलिया, कैमरून, जाम्बिया, मालदीव, अंगोला, कंबोडिया, इथियोपिया, केन्या। ठीक है, मतलब एशियन कंट्रीज तो हैं ही है, साथ के साथ में इनके अंदर अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं। तो मैं ये कह सकता हूं चाइना वो मगरमच्छ है जो सभी जो पानी में रहने वाले हैं ना सबको डरा धमका के रखता है, और उसकी वजह है पैसा, डेप्ट। देखो आपने एक नाम सुना होगा, डेप्ट रेट। क्या होता है डेप्ट रेट? डेप्ट रेट या इसको डेप्ट ट्रैप भी कह देते हैं ना। क्या होता है डेप्ट ट्रैप? देखो मैंने तुम्हें पैसा दिया मान लो, ठीक है, और मैंने तुम्हें पैसा दिया और तुम पैसा नहीं चुका पाए, तो जो ब्याज था, जो इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट को तुम मुझे पे कर दो, लेकिन तुम्हारे पास इंटरेस्ट पे करने की पैसे नहीं है। तो अब तुम क्या करो, मेरे से और पैसा ले लो और उस पैसे से पहले वाले पैसे का मुझे इंटरेस्ट देते रहो, और उस पहले वाले पैसे का जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था वो मुझे बाद में दे देना कहीं से भी कमा के। तो ये जो ट्रैप होता है इसे हम क्या कहते हैं? डेप्ट ट्रैप, या इसको डेप्ट रेट भी कह देते हैं। ठीक है, तो चाइना यही गेम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आपने पता होगा यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर यहाँ पर एक पोर्ट बना हुआ है जिसका नाम क्या है? हम्बनटोटा। और उस हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर क्या हुआ? चाइना ने श्रीलंका को लोन पे लोन दिया गया। उसने लोन चुका नहीं पाया, बीच में कोविड आ गया। कोविड के अंदर क्या हुआ? टूरिज्म कम हो गया। श्रीलंका का मेन जो इनकम का सोर्स था वो था टूरिज्म, वो हो गया ठप। अब बेचारा कर्जा नहीं चुका पाया, तो चाइना ने क्या किया? उस हम्बनटोटा को 99 ईयर के लिए लीज पे ले लिया, अपना बेस बना लिया। इंडिया को दिक्कत होने लगी।
अभी तुमने देखा होगा मालदीव, यहाँ पे मान लो क्या है मालदीव, उस मालदीव के अंदर जो हमारे लास्ट जो आर्मी थी वो कल है ना, कल 10 मई को वहां से इंडिया वापस आ जाएंगे। तो हमारी इंडियन आर्मी बिल्कुल 0% हो जाएगी मालदीव में। और मालदीव किसके इन्फ्लुएंस में है? इंडिया आउट कैंपेन चला था, किसके इन्फ्लुएंस में? चाइना। तो वहां पर कौन बेस बना लेगा? चाइना। फिर उसको कर्जा देगा, कर्जा नहीं चुका पाएगा तो कर्जे के ऊपर कर्जा, कर्जे के ऊपर कर्जा, और वो मर जा, है ना, यही होता है, कर्जे पे कर्जा और उससे आदमी मर जा, मतलब खत्म हो जाएगा। जैसे आदमी हो जाता है, देश के देश खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? ये ट्रैप बनाता है, बस उसी के बारे में बता रखा है कि कैसे उसने किस कंट्री, कौन सी कंट्री कितना उसको कर्जा उसको देना वापिस है। जैसे कि मान लो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है भूटान इंडिया से लेता है 96%। अभी मोदी जी गए थे ना भूटान के अंदर, 10,000 करोड़ रुपए देकर आए थे उनको, ठीक है। मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला था, हमने पढ़ा था। दूसरा इंडिया जापान और सिंगापुर से ज्यादा पैसा लेता है, 49% और 19%। इक्वाडोर, ठीक है, ये सारी की सारी कंट्रीज है जिनके बारे में चाइना के लोन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार जस्ट पढ़ लेना, सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कौन सा है? 83% के साथ नाइजीरिया, ठीक है, 77 के साथ इक्वाडोर, ठीक है। मालदीव्स, इंडिया 17% लेता है, लेकिन 68% किससे लेता है? चाइना से। तो ये डाटा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिक सी बातें याद रखना, चाइना और इंडिया से क्या रिलेशन चल रहे हैं। जितनी इंडिया चाइना की न्यूज हमने पढ़ी है पिछले दिनों में, सबको याद रखना, ठीक है। कुछ दिन पहले चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के 30 जो जगह थे उनके नाम बदल के चाइनीज बना दिए थे, कह दिया था कि ये तो हमारा है ना, साउथ तिब्बत का पार्ट है, तिब्बत को वो खुद का मानता है, ठीक है ना। तो ये सब चल रहा था, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। सेंटर टेक्स अवे स्टेट्स पावर फॉर इशूइंग एनओसी फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। देखो अभी आपने सुना होगा एस्ट्राजेनेका का केस चल रहा था, है ना, जिसके अंदर जो कोविशील्ड थी उसको बिना किसी थर्ड ट्रायल के चालू कर दिया गया। उसने गलती मानी कि उससे एक रेयर डिजीज हो सकती है, ब्लड क्लोटिंग हो सकती है, और उससे लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस थे। तो आपको नहीं घबराना है, वो आपको वैक्सीन लगे हुए काफी टाइम हो गया, 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर इसके जो सिम्टम आते हैं वो तुरंत ही आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर जो गलतियां हुई थी उसके लिए उसने माफी मांगी, तो अभी आपको घबराने की नीड नहीं है। तो सेंटर ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसी दिक्कतें ना हो, उन्होंने क्या किया कि जो स्टेट के पास पावर थी ना किसी ड्रग्स को एनओसी देने की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसी देने की पावर सेंटर ने अपने पास रही, स्टेट से छीन ली, ताकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहे? सेंटर के पास। देखो एजुकेशन या सॉरी हेल्थ का जो पूरा मुद्दा है वो किसके पास है? दोनों के पास, यूनियन के पास भी है, यानी सेंटर के पास भी है, स्टेट के पास भी है, और दोनों के पास हम उसे कहते हैं कंकरंट लिस्ट में आता है शेड्यूल नंबर 7 के। अब मैंने कहा कि किसके पास चला गया, तो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, और कौन सी उस एक्ट के अंडर, तो याद रखना अंडर ड्रग्स एंड द कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर। अगर पूछे और कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको लेके बैठा, तो CDSCO, इसका प्लीज नाम ध्यान रखना, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली। और अगर पूछे कब बना था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी होते हैं जो आपको घर से करके हमें आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर विजिट्स इंडिया टू डीपन लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज। देखो अभी आपने पढ़ा था कि जो मालदीव्स है उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस है, तो सारे चाइनीज तरीके से चीजें हो रही थी। इंडियन आर्मी आने वाली है कल वहां से सारी, ठीक है। तो वहां का जो मिनिस्टर है वो हमारे इंडिया से अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए विजिट कर रहा है। हालांकि वहां की गवर्नमेंट जीती किस बात पर थी? इंडिया आउट कैंपेन के हिसाब से, ठीक है। और मालदीव्स काफी दिन से न्यूज में, तो बहुत सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ऑपरेशन कैक्टस, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले। ऑपरेशन कैक्टस कहां पे हुआ था? 1988 के अंदर मालदीव्स में, जिसमें लिट्टे ग्रुप के लोगों को मार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन नीर, जिसके अंदर उनको पानी दिया जाता है पीने का, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हम बार बार पढ़ चुके हैं, तो हम एक बार इसको क्रॉस आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। मालदीव्स काफी टाइम से हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। और यहां से इंडियन आर्मी हट गई, तो इसी के चक्कर में हमने क्या किया था, अगलेगा आइलैंड के अंदर हमने क्या बनाया था, हमारा एयरबेस बनाना पड़ा हमें, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, गिविंग प्राइमेसी टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, समझना। अगर मैं आपसे बेसिक कहूं कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आप कहोगे कि सर किसी ह्यूमन का डेवलपमेंट होना कैसे होगा? तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए दो चीजें चाहिए, आपका हेल्थ
और आपकी एजुकेशन। अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें अच्छी हैं तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझना कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, हेल्थ इज वेल्थ, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, आप पढ़े लिखे हो और आप हेल्थ भी अच्छी रहती है, आप कोई ना कोई जॉब पा जाओगे, आप स्किल वर्कर बन जाओगे। जैसे समझना अगर मैं इंडिया की बात करूं और इंडिया को सीधा कंपेयर कर दूं चाइना से, तो आपको पता है इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन में टक्कर होती रहती है, कभी ये पहला, हालांकि यही पहला, अब हम इसको क्रॉस कर चुके हैं, है ना। तो एक बार ये हुआ था कि इंडिया में जो पॉपुलेशन थी, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में कहा जाता है कि ये जो पॉपुलेशन है ना अनस्किल्ड या अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है, लेकिन जो चाइना की पॉपुलेशन है ना वो स्किल्ड पॉपुलेशन है, और इसका मजाक उड़ाया जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है, इंडिया में पॉपुलेशन भर भर के है लेकिन लोगों को कुछ नहीं आता, ठीक है, इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि चाइना की तरह इंडिया में हर आदमी इतना लिटरेट हो जाए, इतना एजुकेट हो जाए, ठीक है, तो दुनिया में सबसे आगे कौन रहे? इंडिया। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन है ना होने का ह्यूमन डेवलपमेंट। और ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा? पढ़ा लिखा प्लस में हेल्थ, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बता रहा है, बात समझ गए ना। ये हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जैसे कि मान लो अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, वो अच्छी है, आपकी एवरेज एजुकेशन लेवल अच्छा है, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, तो समझ लो कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक कौन सी है, ठीक है, लास्ट ईयर कौन सी रैंक आई थी वो आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस आर्टिकल को जस्ट पढ़ लेना, ये आपकी जो ग्रोथ करने का तरीका है उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो फैक्चुअल कम है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बोलेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो हम आगे ही बढ़ जाते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट देखो, चाइनाज शी जिनपिंग विजिट सर्बिया। देखो सर्बिया में विजिट किया, क्यों किया? क्योंकि 1999 के अंदर यहां पर नाटो ने क्या कर दी थी? बॉम्बिंग। अब आपको यह पता होना चाहिए नाटो क्या है और उसके बाद ये बॉम्बिंग कहां हुई थी। देखो नाटो जो है ना, नाटो एक मिलिट्री ग्रुप है, पहली बात याद रखना, नाटो इज ए मिलिट्री ग्रुप। और जो नाटो है मिलिट्री ग्रुप, ये बना कब था? तो याद रखना 1949, ठीक है। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो नाटो ग्रुप है ये इसलिए बना था, देखो इसको बनाने वाला हेड कौन था? यूएसए। यूएसए ने इसको बनाया। आज के दिन इसमें 32 मेंबर है, ध्यान रखना। लास्ट इसमें 31 नंबर पे जुड़ा था फिनलैंड, ठीक है। और 32 नंबर पे कौन जुड़ गया इसके अंदर? तो स्वीडन ने इसको लास्ट टाइम या इस ईयर ज्वाइन कर लिया है। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं इसमें? 32। और काम क्या करता है? एक मिलिट्री ग्रुप है। अगर आपने इन 32 कंट्रीज पे अटैक किया तो इन सभी, या किसी एक पे अटैक किया तो सभी पे माना जाएगा। जैसे रशिया यूक्रेन, रशिया यूक्रेन का रीजन यही तो था कि यूक्रेन जाना चाहता था किसमें? नाटो में। रशिया का दुश्मन कौन है? अमेरिका। अगर यूक्रेन इसमें चला गया तो मतलब ये इसके पास आकर बैठ गया। ये कभी नहीं चाहेगा ऐसा हो कि ये इसका दुश्मन इसके घर के बाहर आके बैठे, ये इसको जाने से रोक रहा है और आज तक कॉन्फ्लिक्ट चली आ रही है। जैसे आज ही के हम पढ़ेंगे आगे कि इसने क्या किया, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो पेस्टिसाइड होते हैं ना, केमिकल वेपन, उनका यूज कर दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हंगामा चल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट होता है, लोगों में कैंसर क्रिएट हो सकता है, लड़ाई कर रहे हो तो लड़ाई के तरीके से करो, है ना। तो वो सब चीजें भी चल रही हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया था? सर्बिया के ऊपर 1999 में नाटो ने बॉम्बिंग कर दी थी, ठीक है। उसके बाद अब शी जिनपिंग ने क्या किया है? उसको विजिट किया है। तो आप समझ सकते हो नाटो ने बॉम्बिंग की थी तो नाटो का मतलब यूएसए, ठीक है। शी जिनपिंग वहां पे गया है मतलब चाइना। और आप हमेशा जानते हो चाइना और यूएसए हमेशा क्या रहते हैं? एक दूसरे के एंटी। और समझ में आ रही है ना। जैसे चाइना के बगल में सोलोमोन आइलैंड है, उसके ऊपर जो यूएसए उसने एम्बेसी बना ली। चाइना उधर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है पैसिफिक ओशियन में, ये वेस्ट पैसिफिक ओशियन में बनाने की कोशिश करता है, वो ईस्ट पैसिफिक में। तो ये सब चलता रहता है। तो इस वाली न्यूज को थोड़ा सा ध्यान रखना। और सर्बिया की कैपिटल क्या है ये लोग आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। बेलारूस कंडक्ट्स टैक्टिकल न्यूक्लियर इंस्पेक्शन विद रशिया। देखो आपके सामने दो पर्सन है ना, तो ज्यादा न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप जानते हो पुतिन, इसको आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आज जान लो।
ये जो आदमी है ना जो आपके सामने बैठा है, ये बेलारूस के अंदर सिंस 1994 से उसका हेड बन के बैठा है। आज के टाइम पर सबसे बड़ा अगर कोई डिक्टेटर है ना जिसका टेन्योर सबसे लॉन्गेस्ट और जो जिंदा भी है वो कौन है, तो यही है। इसका नाम याद रखना, आपसे कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। नाम क्या है? एजी लुकाशेंको, ठीक है। बेलारूस का है, पॉलिटिशियन है जिसने प्रेसिडेंट बना रखा है खुद को, कब से? 1994 से। दिस मेक्स हिम द लॉन्गेस्ट सर्विंग यूरोपियन प्रेसिडेंट, ठीक है। और एज ए डिक्टेटर भी कह सकते हो। जैसे पुतिन ने अपने आप को 2036 तक प्रेसिडेंट अनाउंस किया हुआ है। इलेक्शन होते हैं लेकिन जीतता यही है। इंडिया भी कुछ इस तरह होने की को कगार पर जा रहा है, इसी के लिए इसका अपोज भी होता रहता है। बात समझ में आ रही है ना? तो इन वाली चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसने न्यूक्लियर इंस्पेक्शन किया रशिया के साथ, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। ये समझ लो ये इसके चाचा का लड़का है और ये इसके बुआ का लड़का है ना, तो कुछ भी समझ सकते हो, मतलब भाई भाई है, दोनों का जीन है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। चाइनीज लीडर शी जिनपिंग विजिट द फ्रेंच पायरेनीज इन ए पर्सनल गेस्चर बाय द मैक्रोन। देखो मैक्रोन कौन है? फ्रांस के, क्या है? फ्रांस के पीएम इमैनुअल मैक्रोन, जो इंडिया भी आए थे कुछ टाइम पहले। शी जिनपिंग चाइनीज, ठीक है, दोनों मिले, अभी विजिट गए थे उसके ऊपर। तो जैसे मोदी जी की विजिट पढ़ते हो ना कि मोदी जी कहाँ गए, किससे मिले, ऐसे इनका भी ध्यान रखना, क्योंकि न्यूज में चल रहे हैं सारे के सारे, है ना। जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो ज्यादा न्यूज में बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब ये उससे मिलता है कहाँ पर? पायरेनीज। पायरेनीज क्या है तो थोड़ा सा समझना। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मान लो क्या बना हुआ है? फ्रांस, है ना, या मान लो यूरोप का मैप है, तो फ्रांस के ऊपर इस वाले हिस्से के ऊपर एक स्पेन और फ्रांस के बीच में जो माउंटेन रेंज बनी हुई है ना, उसे कहते हैं पायरेनीज। यहाँ पे ऊपर कौन सा है? यहाँ पे एक देश है, कौन सा? एंडोरा। इधर बे ऑफ बिस्के, एटलांटिक ओशियन, ये आपका फ्रांस और ये आपका स्पेन। तो कई बार पूछ लेता है कि जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज होती हैं, जैसे एटलस कहाँ पे है? तो एटलस कहाँ पे आपकी? अफ्रीका। एंडीज कहाँ पे है आपका? सॉरी, साउथ अमेरिका। रॉकीज कहां पे आपका? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ऐसे पूछे यूराल माउंटेन कहां पे है? यूरोप। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। हिमालय कहां पे है? एशिया, ठीक है। और हिमालय थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज में आता है। पहला कौन सा है? तो एंडीज, देन रॉकीज, देन आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और चौथे नंबर पे हिमालय आता है, याद रखना, ठीक है। सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है दुनिया के अंदर? वो हिमालय है। सबसे लेटेस्ट बनी है आज से 50 to 60 मिलियन ईयर एगो। तो उसके बाद कोई माउंटेन की ऐसे फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो सबसे यंगेस्ट माउंटेन पूछे तो हिमालय, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट पूछे तो एंडीज, रॉकीज, सारे ओल्डेस्ट में आते हैं, ठीक है ना। इवन हमारी अरावली भी ओल्डेस्ट में आती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। उसके बाद चलते नेक्स्ट। एस्ट्रोजेनिका टू विथड्रॉ कोविड वैक्सीन ग्लोबली। देखो एस्ट्रोजेनिका ने क्या किया, अभी कई दिन से न्यूज में चल रहा था ना। एस्ट्रोजेनिका किसने बनाई थी? तो जो एस्ट्रोजेनिका है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इंडिया में कोविशील्ड के नाम से बेची जाती है। इंडिया में लगभग 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, या टोटल इतने डोज लगाए गए, लोगों को नहीं, इतने डोज लगाए गए। और इन डोज में से लगभग 80% क्या लगी थी? कोविशील्ड। और कोविशील्ड किसके साथ मिलकर बनी थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। इंडिया में कौन सा? तो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया। कौन सा? सीरम इंस्टीट्यूट। अब क्या हुआ, इसी वैक्सीन को यूरोप में किस नाम से बेचा गया? तो याद रखना, वैक्स जेवेरिया, ठीक है। और इस वैक्सीन से रेयर डिजीज हो रही है, एक रेयर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? रेयर ब्लड क्लॉटिंग। और इस ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या हो रहा है? खून जम जा रहा है, हार्ट ब्लॉकेज हो जा रही है, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, और उसका नाम क्या है? थ्रोम्बोसिस। तो याद रखना, थ्रोम्बोसिस रिसेंटली न्यूज में था, क्या है? तो कोविशील्ड से होने वाला जो डैमेज है हमारा, उसी को कहते हैं। इसका पूरा नाम लिख लेना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये 2-4 बातें याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इंडिया टू कन्वे इट्स प्लान्स टू बिल्ड ए न्यू रिसर्च स्टेशन इन द अंटार्कटिका। देखो अंटार्कटिका के अंदर इंडिया जो है ना वो चाहता है एक नया रिसर्च सेंटर बने। इससे पहले कौन सा था? तो देखो अभी 46th अंटार्कटिका ट्रीटी कंजर्वेटिव जो मीटिंग है वो होने वाली है, कहां पर? कोची, केरला के अंदर, ठीक है। और ये 20 to 30 मई के बीच में होने वाली है। और ये बना कब था? अंटार्कटिका ट्रीटी कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। 1959 में ट्रीटी होती है, साइन हो जाते हैं, 1961 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। ये काम क्या करता है? तो ये देखो वहां पर क्या करता है,
जैसे अंटार्कटिका में पेंगुइन वगैरह आपने देखे होंगे, है ना, वहाँ के क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी करना। अगर तुम्हें क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि तुम जो पोल्स हैं उनके ऊपर स्टडी करो, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, पोल्स के ऊपर बर्फ पिघलनी शुरू होगी, जो लेवल है उसका सी का लेवल वो राइज होने लगेगा। तो यहाँ पर हम अपने सेंटर बना के रखते हैं। सबसे पहला सेंटर बनाया था दक्षिण गंगोत्री के नाम से, याद रखना, 1983। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जो स्नो होती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है और उसमें डूब जाता है, ये खत्म हो जाता है ना, डिस्ट्रक्ट हो गया। फिर हमने 1989 में दूसरा बनाया जिसका नाम है मैत्री। फिर हमने 2012 में तीसरा बनाया जिसका नाम होता है भारती। ठीक है, और अगर पूछे कमेटी फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कब बनी थी, तो 1991 में बनी थी, जिसको मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो ये 4-5 बातें याद रखना। और किसके लिए, अंटार्कटिका के अंदर हम अपने रिसर्च स्टेशन बना रहे हैं, 2 पहले से, तीसरा अभी बनाया जा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, एक बार सब पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट, इंडिया विक्स जंप्स अबाउट 16.5 अमिड इलेक्शन वोलेटिलिटी। देखो है क्या, समझना आपका ये VIX क्या होता है, तो इसका सिंपल सा मतलब याद रखना कि शेयर मार्केट में जो मैं कह सकता हूं कि अनप्रेडिक्टिव जो जंप होते हैं, जो शेयर मार्केट में एकदम से गिरावट आ जाती है, एकदम से बढ़ोतरी हो जाती है, उसको VIX इंडेक्स कहते हैं। और ये चांसेस हैं कि इलेक्शन के चक्कर में 16.5 से ऊपर जा सकता है, एवरेज 15 होता है। तो मतलब शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। तो इसकी एक डेफिनेशन मैं बताना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने VIX को लिख दिया। ठीक है, तो क्या होता है, शेयर मार्केट से रिलेट करता है और इसमें जो अनप्रेडिक्टिव चेंजमेंट होते हैं शेयर मार्केट के शेयर्स के रेट में, उसी का इंडेक्स होता है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा याद रखना। जैसे भारत में कौन कौन सा है, तो आपको पता होगा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा कौन सा, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बना था 1875 में, ये बना होता है 1992 में। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, दलाल स्ट्रीट, आपने स्कैम 1992 देखी होगी। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है, मुंबई के अंदर। दोनों को रेगुलेट कौन करता है, सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। और ये कब बना था, 1988 में। इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया था, 1994 के अंदर, सॉरी 1992 के अंदर। ठीक है, तो ये 2-4 बातें ध्यान रखना। दुनिया में सबसे पहले स्टॉक मार्केट कहां पे स्टार्ट हुआ था, तो याद रखना कहां पे, नीदरलैंड के अंदर 1602 के अंदर, नीदरलैंड 1602। उसके बाद चलते नेक्स्ट, क्लोरोपिक्रीन। देखो क्लोरोपिक्रीन क्या है, अभी क्या हुआ कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, काफी टाइम से चला आ रहा है ना, और उसमें पता चला कि उसने क्लोरोपिक्रीन का यूज किया। क्लोरोपिक्रीन क्या है, केमिकल वेपन है। एक्चुअल में क्लोरोपिक्रीन जो है, इसका दूसरा नाम है, रियल नाम क्या है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक वारफेयर एजेंट भी है और एक पेस्टिसाइड भी है, कीड़ों को मारने की दवाई। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 2 चीजों से बना होता है, याद रखना, जो आपसे पूछ सकता है ना। ये न्यूज में था, एक केमिकल वेपन है, पक्का पूछ सकता है। तो याद रखना इसका नाम क्या है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, पहला क्वेश्चन। दूसरा किस किस से बना होता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट, और दूसरा कौन सा है, नाइट्रोमीथेन। इन दोनों से मिलकर ये बना होता है। और इसका यूज किया है किसने, रशिया ने। किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। तो जस्ट ये न्यूज में आ गया। और ये कैसा है, तो याद रखना ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक वो प्रोडक्ट जिसकी वजह से हमारे को कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है कि रिसेंटली क्लोरोपिक्रीन वाज सीन इन द न्यूज, व्हाट इज दिस। तो ये क्या है, कार्सिनोजेनिक एजेंट है, वारफेयर एजेंट है, पेस्टिसाइड के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, तो 3-4 बातें ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, इंडिया टू स्ट्रेटेजिकली प्लेस हंटर किलर प्रीडेटर। देखो ये शायद हमने हैंडआउट में पढ़ा था जनवरी या फरवरी में। ये क्या है, MQ-9B। MQ-9B हमने किससे खरीदे हैं, USA से। और ये एक ड्रोन है, और इस ड्रोन का नाम है प्रीडेटर। ठीक है, ये 15 हमने इंडियन नेवी के लिए खरीदे हैं, 8 हमने आर्मी के लिए और एयरफोर्स के लिए खरीदे हैं, टोटल 31 लिए हैं। ठीक है, और इसकी टोटल वैल्यू आई है $4 बिलियन। ठीक है, और ये फर्स्ट डिलीवरी इज लाइकली टू हैपन बाय द एंड ऑफ द 2026। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना। इंडिया उनका यूज करेगा किसके अंदर, यूपी, तमिलनाडु, इनके अंदर। कहां से ले रहे हैं, US से। और ड्रोन्स क्या होते हैं, याद रखना, ड्रोन्स क्या होते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा इसको। ड्रोन्स क्या होते हैं, ड्रोन्स को अनमैन्ड व्हीकल भी कह देते हैं, मतलब वो व्हीकल जो किसी आदमी द्वारा नहीं चलाए जा रहे हैं, अनमैन्ड व्हीकल। ठीक है, और हमारे अगर आपने DRDO की क्लास पढ़ी होगी तो उसके अंदर एयरफोर्स के पास कौन कौन से हैं, उसके अंदर सारे एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना, हम 2026 तक मिल जाएंगे हमें। ठीक है,
बाकी क्या होता है, मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट यानी कि 5670 kg ले जा सकता है, फ्यूल कैपेसिटी इतनी है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन हाँ पढ़ने के लिए अच्छी लगती है चीजें, है ना, जो पूछने लायक है मैं बता देता हूँ, ठीक है। 2 पायलट इसके अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है, सॉरी 2 पायलट इन द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होंगे, ठीक है, 2 लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अनमैन्ड है ना तो लोग तो बैठेंगे नहीं, ठीक है। लेजर गाइडेड मिसाइल छोड़ सकते हो, ठीक है, इसी के अंदर एंटी टैंक मिसाइल छोड़ सकते हो, एंटी शिप मिसाइल छोड़ सकते हो, ठीक है। मिशन क्या कर सकते हो, अगर मान लो कहीं डिजास्टर आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो आप इसमें डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करा सकते हो, लोगों को खाना भेज सकते हो, ठीक है। सर्च एंड रेस्क्यू कर सकते हो, लॉ एनफोर्समेंट में काम ले सकते हो कि कहां कहां पर जो दंगे हो रहे हैं कौन उसका कल्प्रिट है, ऊपर से नजर रख सकते हो, है ना। आप इसमें बॉर्डर एनफोर्समेंट में यूज कर सकते हो, बॉर्डर एरियाज के अंदर, है ना, गलत खराब वेदर कंडीशंस के अंदर आर्मड फोर्सेस का जवान खड़ा रहेगा तो चांसेस है कि उसके साथ गलत ना हो जाए, तो हम ड्रोन लगा देंगे उसकी जगह, तो काम तो वही हो जाएगा, ठीक है। डिफेंसिव काउंटर एयर में यूज कर सकते हो, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग में बता सकते हो, ठीक है। और मिशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन, एयरबोर्न, लॉन्ग रेंज ओवर द हॉरिजॉन टारगेटिंग में यूज कर सकते हो। तो ड्रोन के रूप में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। ड्रोन का बहुत यूज होने लगा है खेतों में दवाई छिड़कने के लिए, ठीक है। किसी को ब्लड की जरूरत है हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल से ब्लड आना है, बहुत अर्जेंट है, ट्रैफिक बहुत है, ड्रोन में रख के भेज दिया, ठीक है। शादियों में तुम ड्रोन यूज करते हो पिक्चर बनाने के लिए, वीडियो के लिए, तो मैक्सिमम बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद देखो, Why are Lakshadweep coral reefs undergoing सीवरेज ब्लीचिंग। देखो ब्लीचिंग क्या होती है, पहले ये पता अगर चलो आपको पता होना चाहिए कोरल रीफ क्या होती है। देखो कोरल रीफ जो होती है ना, ओशियन के अंदर जो फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं ना, पानी के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उसी को हम कोरल कह देते हैं, और ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसके अंदर जो हार्ड कोरल होता है उसको हम हर्मेटाइपिक भी कहते हैं, हर्मेटाइपिक, और इसी को रीफ बिल्डिंग भी कह देते हैं। और ये जैसे कि इंडिया में गोवा में, केरल में, पाक बे में इनमें पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये इतना ज्यादा है कि पूरे दुनिया भर में $375 बिलियन का बेनिफिट करवाता है। देखो ओशियन में अगर मान लो बाढ़ आने के चांस है, तूफान आने के चांस है, साइक्लोन आ सकता है, पानी सीधा सरफेस पे टकराएगा, सरफेस पे कोरल रीफ बने हुए हैं पानी के अंदर, बड़े बड़े कह सकता हूं एक तरीके से पेड़ जैसे होते हैं, है ना, प्लांट जैसे। अब इनसे पानी टकराएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बाहर कम आएगा, ठीक है। यहां पर तुम मैक्सिमम फिश वगैरह प्रोडक्शन कर सकते हो, उनको पकड़ सकते हो, ठीक है। ये जिंदा होते हैं, और जिंदा होते हैं तो ये ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये मर गए, ये खत्म हो गए, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, टेम्परेचर हीट बढ़ने, जो सी टेम्परेचर वो बढ़ेगा, ठीक है। वो जो साइक्लोन वगैरह आते हैं ना, वो सारे बहुत ज्यादा आने लगेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे नुकसान भी है। अभी क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से, गर्मी बढ़ने से इनकी ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है तो समझना, जो कोरल होता है ना रीफ, उसके ऊपर एक लाइनिंग होती है जो उसको जिंदा रखती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती है। उसका नाम क्या है तो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, जूनेथेलिया या जूनेथेला बोलते हैं उसको, ठीक है। ये उसको क्या करती है, जिंदा रखती है, अलाइव रखती है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर, ठीक है, और हाई टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से ये क्या होने लगता है, डेड होने लगती है, और इसी को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। और अगर जितनी ज्यादा कोरल ब्लीचिंग होगी उतना ज्यादा हमें नुकसान होगा ओशियंस की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ बातें याद रखना। सबसे बड़ा कोरल कहां पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में, क्या नाम है, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से, ठीक है। इसको रीफ बिल्डिंग भी कहते हैं। वैसे सॉफ्ट होता है, जब वो हार्ड हो जाता है तो उसे हर्मेटाइपिक या रीफ बिल्डिंग भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। BRO सेलिब्रेट्स 65th रेजिंग डे। देखो BRO क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बॉर्डर्स एरियाज है ना हमारे, उनके ऊपर सड़क बनाने का काम करता है। जैसे हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, ठीक है, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इनके अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बना कब था, 7 मई 1960। हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसका फाउंडर कौन है तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके क्या माने जाते हैं, फाउंडर। बना कब था, 7 मई, कल परसों ही गया इसका दिन, ठीक है। उसके बाद इसका मोटो क्या है तो याद रखना सर्वमेना सर्वम साध्यम। मतलब क्या होता है इसका, जो हार्ड वर्क करता है उसको अपनी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री है तो इसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है,
पहले कौन सी थी बना जब, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में आता था, अब नहीं आता, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है कि किस कंट्री पे कौन सा रोड वगैरह बनाना है। तो आई थिंक ये बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। ये इसका डे बनाया गया, ये इसका लोगो है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। अच्छा, जब ये बनाया गया तो कहां पर बनाया गया, तो देखो कंस्ट्रक्शन ऑन द 4.10 किलोमीटर लॉन्ग सिंकुनला टनल। देखो सिंकुनला टनल कहां पे है, तो सिंकुनला टनल बेसिकली किसको कनेक्ट करती है, आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल समझना कि ये यहाँ पे एक टनल बनी हुई है, आपसे ये पूछेगा सिंकुनला टनल कहां पे है, तो कितनी लंबी है, 4.1 किलोमीटर, ठीक है, याद रह जाएगा। अगर पूछे कितने रुपए का बजट था, तो 1681 करोड़ रुपीस का। कब कंप्लीट होगा, दिसंबर 25 में। किस किस को कनेक्ट करता है, तो देखो ये ले से स्टार्ट होता है, नीमू में जाता है, फिर ऐसे जाते जाते पदम के बाद जाते जाते दारचा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सिंकुनला टनल है जो रिसेंटली न्यूज में था, किसको कनेक्ट करता है, तो इट कनेक्ट्स किस को, ले, यानी कि क्या कह सकता हूं, लद्दाख, और लद्दाख को किससे कनेक्ट कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर यहां पर क्या कौन सी टनल बन रही है, सिंकुनला टनल बन रही है। बात समझ में आ रही है क्या। और ये जो पासेज है सिंकुनला पासेज, वो यहां से यहां तक बना हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी करने के लिए बीच में एक टनल बना दी गई है। किस किस को कनेक्ट कर रही है, तो लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से। और रीजन पूछे तो किसको, तो यहां पदम भी आंसर में हो सकता है, पदम टू दारचा, नीमू टू दारचा, ले टू दारचा। तो तीनों चारों याद रखना, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे एग्जाम में, ठीक है। अरे पूछ लेता है ना, जवाहर टनल कहाँ पे है, सबसे लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है, ठीक है, सबसे ऐसा कौन सा ब्रिज है जिसके ऊपर तीनों बने हुए हैं, नीचे जहाज चल रही है, बीच में गाड़ियां चल रही हैं, ऊपर रेलवे ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, तुमने पढ़ा भी होगा आसाम के अंदर, ठीक है, बोगीबिल या कौन सा वो टनल ब्रिज बना हुआ है वो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा जो ब्रिज है वो कौन सा है, रिवर ब्रिज, तो वो आपका उसके ऊपर बना हुआ है, झेलम रिवर के ऊपर, है ना, सॉरी चेनाब रिवर के ऊपर चेनाब ब्रिज, ठीक है, 361 मीटर की हाइट पे बना हुआ है ऊपर, है ना, 360 लगभग 359 पॉइंट समथिंग, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल देखो ये कुछ पासेज बने हुए हैं। पासेज क्या होते हैं मैं समझा देता हूं, वो रास्ते, पहाड़ों के वो रास्ते जो एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करते हैं। मान लो ये एक पहाड़ रेंज, माउंटेन रेंज है, इधर प्लेन एरिया है, इधर प्लेन एरिया है, कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं है, बीच में एक रास्ता बना हुआ है जो इस प्लेन एरिया को इस प्लेन एरिया से कनेक्ट करता है। तो इसे हम कहते हैं पासेज, या इसको कहते हैं पास, ठीक है। अब समझना, हिंदी में एक वर्ड होता है दर्रा बोलते हैं इसको ना, पासेज, है ना, कनेक्ट करने वाला। अब क्या हुआ, आपसे पूछेगा बुर्जिला पास जम्मू एंड कश्मीर, पीर पंजाल कहाँ पे है 2 नंबर, जम्मू एंड कश्मीर, बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर, काराकोरम जम्मू एंड कश्मीर, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर, बारालामचा कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे। 6 नंबर कहाँ पे है, ये रहा आपका, ठीक है, लद्दाख, ठीक है। सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश, नीति धर्मा, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नाथुला, जेलेपला, बोमडीला, ये तीनों सिक्किम के अंदर, 11, 12, 13, हाँ ये सिक्किम के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका थाई घाट, बोर घाट, पाल घाट, संकोटा, ये सारे के सारे कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। तो कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ भोर घाट कहाँ पे है, तो वेस्टर्न घाट में। पूछ लेगा पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे है, पीर पंजाल पासेस कहाँ पे है, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में। किस किस को कनेक्ट करता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। जब आपकी कभी ज्योग्राफी की क्लास होगी, ऐसा कुछ होगा, तो उसके अंदर हम क्लास में भी इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जोन सा पास जहां बना है वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। स्टेट आप खुद भी उसमें काउंट कर सकते हो, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आप उनका आंसर कर सकते हो। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।